हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो इकोनॉमिक क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति के बारे में। तो इन्फ्लेशन सिंपली जान लेते हैं क्या होता है कि जब हमारी प्राइस लेवल जो है वो लगातार इंक्रीज़ होती है तो उसे हम इन्फ्लेशन बोल देते हैं। अब मान लीजिए 10 से 12 रुपये हो जाए, फिर किसी गुड्स की प्राइस जो है 12 से 15 रुपये हो जाए, फिर जो है 18 रुपये हो जाए, तो ये क्या है, लगातार हमारे प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, प्राइस लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं तो ये हमारी होगी इन्फ्लेशन की सिचुएशन। ठीक है, कि प्राइस जो है लगातार एक ही गुड्स के प्राइस हैं लेकिन वो क्या है कुछ समय बाद जो है लगातार इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो ये इन्फ्लेशन होगा। तो अब देखिए, जब हम पहली बार जो है किसी गुड्स को लेते हैं तो 10 रुपये में ले रहे हैं, फिर जो है आगे 12 रुपये में लेने लगते हैं, फिर 15 में, फिर 18 में। तो ये क्या है, जब हम इसके लिए कम करेंसी देते थे, एक ही गुड्स लेते थे उसके लिए कम करेंसी देनी पड़ती थी, अब हमें उसके लिए 18 रुपये देने पड़ रहे हैं, यानी कि ज़्यादा करेंसी देनी पड़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो करेंसी का लेवल है, हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो यहाँ पे कम हो रही है। तो इन्फ्लेशन होगा हमारा कि जब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है और इसके अलावा जो हमारी गुड्स और सर्विसेज के प्राइस लेवल होती है वो यहाँ पे बढ़ जाती है। प्राइस लेवल बढ़ेगा और इसके अलावा जो हमारी करेंसी की वैल्यू है वो यहाँ पे कम हो जाएगी, तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन रेट हमने यहाँ पे ली है जिनको मेज़र किया गया था कि क्या क्या रहेंगी। तो 2021 में मेज़र किया गया था कि ये रेट जो है 5.56% रहेगी। फिर 2022 में मेज़र किया गया था कि ये 4.88% रहेगी। फिर 2023 में मेज़र किया गया कि ये जो है 4.32% रहेगी। ठीक है, अब ये मेज़र किया गया था कि हमारी जो 2023 में जो है इन्फ्लेशन रेट पहले से कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ी सी कम जो है वो हो जाएगी, ये एस्टिमेट किया गया है। तो ये था सिंपल इन्फ्लेशन। अब इसकी मेन थ्योरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन रेट की बहुत सारी थ्योरीज़ हैं लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये दो ही थ्योरी हैं, एक हमारी डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक हमारी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो चलिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन को हम मांग प्रेरित मुद्रास्फीति भी जो है वो कहते हैं। अब देखिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड की बात आई है तो यानी कि यहाँ पे डिमांड को ज़्यादा महत्व दिया गया होगा। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमारे करंट प्राइस पर एग्रीगेट जो डिमांड होती है एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है। ठीक है, कि करंट प्राइस होगा, ठीक है, उसके अलावा हमारी जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो ज़्यादा होगी और एग्रीगेट सप्लाई कम होगी। तो ऐसी जो यहाँ पे इन्फ्लेशन आएगा उसे हम बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, ये इन्फ्लेशन की सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें हम डिमांड ज़्यादा करते हैं लेकिन सप्लाई जो होती है वो यहाँ पे लिमिट में होती है या कुछ टाइम तक ही जो है लगातार सप्लाई होती है, उसके बाद जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब सिंपली जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है इसमें जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन से पहले होते हैं, ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में जब फुल एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन होती है उससे पहले की बात है। जब उससे पहले की सिचुएशन होती है तो उसमें क्या होता है कि हमारी डिमांड जब बढ़ती रहती है तो साथ में हमारी सप्लाई भी बढ़ती रहती है और प्राइस भी जो है वो बढ़ते रहते हैं। ठीक है, सप्लाई बढ़ती है यानी कि हम कह सकते हैं आउटपुट हमारा बढ़ता रहता है। तो ये सिचुएशन जब होगी जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं होंगे। ठीक है, तो तब हमारी सप्लाई भी बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगा, प्राइस भी बढ़ेगा। लेकिन जब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, अब फुल एम्प्लॉयमेंट की जब सिचुएशन आएगी तो उसमें होगा कि हमारी डिमांड भी इंक्रीज़ होगी, प्राइस भी इंक्रीज़ होंगे, लेकिन जो आउटपुट या सप्लाई है वो यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं होते हैं। अब देखिए, आउटपुट इंक्रीज़ क्यों नहीं होता है? अब आउटपुट इसीलिए इंक्रीज़ नहीं होता है क्योंकि जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई होती है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, कि जब फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आती है उस टाइम हमारी एग्रीगेट जो सप्लाई है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो यानी हमारे डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होगा कि जब हमारी यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी तो उस टाइम हमारी जो है यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, लेकिन जो हमारा आउटपुट है वो यहाँ पे नहीं बढ़ पाता है।
अब देखिए जैसे जैसे हम किसी भी गुड्स की डिमांड करते हैं, मान लीजिए हम 100 गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन एक कोई इंडस्ट्री है वो इतनी गुड्स की डिमांड को जल्दी इंक्रीज़ नहीं कर पाती है, यानी कि वो सिर्फ आपको 80 ही गुड दे पाती है, 80 जो है वही गुड्स दे पा रही है, 20 जो है वो रह जाते हैं। अब जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, ठीक है, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्राइस लेवल बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सिचुएशन होगी कि जब डिमांड के बढ़ने की वजह से हमारी सप्लाई नहीं बढ़ पाती है, तो उस वजह से हमारे जो है प्राइस लेवल में वृद्धि हो जाती है, यानी कि हमारा प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और यहाँ पे इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है वो यहाँ पे बन जाती है। तो ये था हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब इसको आपको डायग्राम से समझा देते हैं। अब देखिए ये हमने क्या हमारा AS कर्व, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई जो है कर्व ये हो गया। अब हमने बात की थी कि फुल एम्प्लॉयमेंट की। देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट वहाँ होता है जहाँ पे हमारा AS जो है वो एक OYX के जो है समानांतर हो जाता है, ठीक है, ये OYX है, तो इसके समानांतर हमारा AS हो जाता है, तब हम फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में होते हैं। यहाँ पे हमारी जो है प्रोडक्शन जो होती है उसको ज़्यादा हम नहीं बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाती है। तो देखिए जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं होते हैं तो ये हमारी डिमांड है, फिर ये डिमांड बढ़ जाती है, तो देखिए प्राइस पहले से क्या हो गया, प्राइस भी पहले से बढ़ जाता है और आउटपुट भी बढ़ जाता है। फिर उसके बाद और डिमांड बढ़ती है, तो यहाँ पे ये प्राइस बढ़ गया, डिमांड भी बढ़ गई। लेकिन अगर इससे ऊपर एक और डिमांड का अगर आ जाए, AD4 मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है, तो क्या होगा, अब हमारा आउटपुट वहीं पे कांस्टेंट रहेगा, इससे ज़्यादा आउटपुट हम नहीं बढ़ा सकते हैं, हमारी डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइस क्या है, प्राइस और ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि डिमांड बढ़ने की वजह से, सप्लाई कांस्टेंट होने की वजह से हमारे प्राइस लेवल जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसी वजह से इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोला जाता है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो बढ़ जाते हैं और हमारी इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो यहाँ पे आ जाती है। तो ये था हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब इसके बाद हम करेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब देखिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एक अलग सिचुएशन है। ये सिचुएशन आई थी 1960 में, ठीक है, 1960 में जो डेवलप्ड कंट्री थी जैसे अमेरिका हुआ, तो उनमें ये सिचुएशन आई थी। इसमें क्या हुआ था, इसमें था कि एक तरफ तो हमारे प्राइस बढ़ रहे थे, ठीक है, एक तरफ प्राइस इंक्रीज़ हो रहे थे, तो दूसरी ओर क्या हो रहा था, दूसरी ओर जो हमारी डिमांड थी और जो हमारा प्रोडक्शन था वो लगातार कम हो रहे थे। कि जब ये प्राइस लेवल बढ़ रहा था तो डिमांड और प्रोडक्शन दोनों ही कम हो रहे थे, और इसी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है उसमें इन्फ्लेशन की सिचुएशन बनी हुई थी। देखिए कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात है, तो कॉस्ट पुश में क्या हुआ कि यहाँ पे प्राइस बढ़ा, डिमांड और प्रोडक्शन कम हुए, तो जो कॉस्ट जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ने लगे थे और डिमांड और जो प्रोडक्शन या आउटपुट है वो हमारा कम होने लगा था। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में यही है कि जब हमारी कॉस्ट में जो है बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, जब कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से हमारा प्राइस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जबकि हमारा आउटपुट और हमारी डिमांड पहले से कम हो रहे होते हैं। तो ये है हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब इसको भी हम आपको डायग्राम से समझा देते हैं। अब देखिए ये हमने शॉर्ट रन की हमारी जो है AS कर्व है और ये हमारी लॉन्ग रन की AS कर्व है। लॉन्ग रन में जो है हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई होती है वो कांस्टेंट होती है, ठीक है, लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई कांस्टेंट है, तो ये लॉन्ग रन की हमने ली है। तो पहले स्टार्टिंग में हमारी सप्लाई जो है ये होती है शॉर्ट रन की। जब ये सप्लाई होती है ये हमारा डिमांड का होता है, तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा Y1 जो है हम आउटपुट ले रहे हैं और हमारी जो है P1 जो है प्राइस ले रहे हैं, तो ये हमारा आ गया। तो यहाँ देखिए क्या है कि जब इसके बाद हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है,
यानी कि जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, जब उसके इंटरमीडिएरी जो गुड्स होती हैं, यानी कि जो जिनका हम कच्चे माल के रूप में यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो गुड्स क्या हैं कि उनके प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसके अलावा जो इंडस्ट्री है उनके पास और प्रोडक्ट होते हैं, उनके भी प्राइस इंक्रीज़ होने लगते हैं, यानी कह सकते हैं कि उनकी जब कॉस्ट इंक्रीज़ होने लगती हैं तो वो अपने प्राइस को भी इंक्रीज़ करने लग जाती हैं। अब जब वो अपने प्राइस इंक्रीज़ करती हैं तो उनकी सप्लाई का जो है फिर से ऊपर उठ के आगे जाता है, और ये आगे जाने की वजह से क्या होगा कि हमारी जो आउटपुट है वो भी कम हो जाता है और प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। तो ये हमारी था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कि इसमें क्या होगा कि कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं लेकिन आउटपुट कम होता है, और इसके अलावा जो डिमांड है वो भी कम हो जाती है। यहाँ पे देखिए डिमांड भी पहले से कम हो गई और प्राइस भी जो है वो बढ़ गया। तो ये था हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसमें क्या होगा कि कॉस्ट बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ेगा, आउटपुट कम होगा और डिमांड भी कम हो जाएगी, और हमारी जो इकोनॉमी है उसमें इन्फ्लेशन की सिचुएशन यहाँ पे आ जाएगी, और वो भी सिर्फ कॉस्ट की वजह से, और इसीलिए इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो बोला गया है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।